ये कहानी बेलवुड सिटी के एक शांत और ठंडी रात में शुरू होती है। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अचानक ही सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी परछाई शहर में उतरती है। यह परछाई दरअसल एक एलियन की थी, जिसका नाम था यान। उसका पूरा शरीर अनलिमिटेड ऊर्जा से चमक रहा था, मानो उसके भीतर कोई विस्फोट दबा हो। उसका स्पर्श इतना घातक था कि जिस भी चीज को छूता वह तुरंत राख में बदल जाती। शहर के बीचों बीच खड़ा क्लॉक टावर भी उसके असर से दरक गया और घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए थम गईं। यान बिना किसी चेतावनी के सड़कों पर तबाही मचाने लगा। उसने एक कार उठाकर जमीन पर दे मारी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग चीखते भागते हुए रात के सन्नाटे को चीख पुकार में बदल देते हैं। तभी अचानक आग की लपटों जैसा एक रूप आसमान से प्रकट होता है। यह था हीट ब्लास्ट, बेन 10 का एलियन फॉर्म। हीट ब्लास्ट मजाकिया अंदाज में यान को कहता है, अरे भाई, सुबह 3 बजे सबकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? दोपहर तक इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? यान खामोश खड़ा रहता है। हीट ब्लास्ट तुरंत एक फायरबॉल बनाकर उसकी ओर फेंकता है। धमाके से यान सड़क के दूसरी तरफ जा गिरता है। हीट ब्लास्ट मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यान अचानक अपनी एनर्जी का फील्ड फैलाकर उसे कैद कर लेता है और जोर से दूर फेंक देता है। इसी बीच पुलिस सायरन बजाती हुई पहुंचती है। पुलिस वाले बंदूक निकालकर पोजीशन लेते हैं, लेकिन यान के एलियन हेंचमैन शैडो से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। यह देखकर हीट ब्लास्ट तुरंत पुलिस वालों की तरफ भागता है और आग की लपटों से हेंचमैन को खदेड़कर उन्हें बचा लेता है। पुलिस सुरक्षित हो जाती है। फिर हीट ब्लास्ट यान की तरफ मुड़कर गुस्से में कहता है, तेरे इस चमकते बल्ब जैसे चेहरे को यहीं जला दूं क्या? वह एक बड़ा ब्लास्ट करता है और यान का शरीर अचानक पार्टिकल्स में टूटकर हवा में गायब हो जाता है। हीट ब्लास्ट हैरानी से देखता है कि इतनी आसानी से यह खत्म कैसे हो गया, लेकिन यान धीरे धीरे पीछे हटकर रात के अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। जैसे हीट ब्लास्ट वहां से चला जाता है, क्लॉक टावर से अजीब सी एनर्जी हट जाती है और घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगती हैं। शहर के बाहर बेन का ओमनीट्रिक्स टाइम आउट हो गया और वो अपने ह्यूमन रूप में लौट आता है। तभी ग्रैंडपा, मैक्स एंड ग्वेन वहां पहुंचते हैं। बेन कहता है कि विलेन उतना भी स्ट्रांग नहीं था। ग्वेन तुरंत उसे डांटती है, तुम हमेशा अकेले ही क्यों कूद पड़ते हो? बैकअप का इंतजार नहीं कर सकते? फिर ग्वेन उसे याद दिलाती है कि सुबह उसका स्कूल है, मगर बेन जिद करता है कि बाकी एलियंस का पीछा करना चाहिए। ग्रैंडपा शांत लहजे में कहते हैं, मिशन बाद में होगा, पहले तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है। मजबूरन बेन मान जाता है, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। अगली सुबह बेन साइकिल से स्कूल जाता है। रास्ते में कुछ लड़कियां हीट ब्लास्ट के बारे में बात कर रही होती हैं। बेन खुश होकर बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती हैं। स्कूल में उसकी कोई खास पहचान नहीं है। ग्वेन ईयरबुक के लिए फोटो ले रही थी और बेन अनजाने में उसकी फोटो में घुस जाता है। ग्वेन चिढ़ जाती है। बेन उससे नोट्स मांगता है, लेकिन ग्वेन मना कर देती है और कहती है कि अपना काम खुद करो। बेन कहता है कि वह जल्द ही मशहूर हीरो बनेगा। ग्वेन ताना मारती है, हीरो की पहचान हीट ब्लास्ट है, बेन की नहीं। अगले दिन टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। बेन को फिर से डी ग्रेड मिलता है। लॉकर पर जाता है तो देखता है कि उसका दरवाजा च्यूइंग गम से लथपथ है। यह काम स्कूल के बुली कैश और जेटी का था। गुस्से में बेन अपना रिजल्ट पेपर उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन गलती से प्रिंसिपल के चेहरे पर लगता है। गुस्से में प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। शाम को डिनर टेबल पर माहौल टेंस होता है। उसके माता पिता सैंड्रा और कार्ल उसे डांटते हैं। कार्ल कहता है कि गुस्से पर काबू रखना सीखो, जबकि सैंड्रा कहती है कि उसे ग्रैंडपा से कम और अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समय बिताना चाहिए। बेन गुस्से में ग्रैंडपा का बचाव करता है और अचानक घर छोड़कर मैक्स के पास चला जाता है। वह दुखी होकर ग्रैंडपा से कहता है कि स्कूल में सब उसे लूजर समझते हैं। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, सीक्रेट पहचान की अहमियत यही है, तुम्हें नॉर्मल बच्चे की तरह रहना होगा, चाहे कोई तुम्हारी असलियत जानता हो या नहीं। इसी समय क्लॉक टावर का सीन दिखता है। यान जीवित था। उसने बेन और ओमनीट्रिक्स का रिसर्च करने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। वह कहता है, मेरा मिशन अब पूरा होने वाला है। उसकी एलियन आर्मी अभी स्पेस में थी और उसे बुलाने के लिए एक आखिरी डिवाइस चाहिए था, हैंड्स ऑफ आर्मगेडॉन। वो अपने सबोर्डिनेट्स के फेलर पर इतना गुस्सा होता है कि उनमें से एक को वो वहीं पर मार डालता है। वो कहता है कि मेरा मिशन अब पूरा होने वाला है। उसके एलियन आर्मी अभी स्पेस में है और उसे बुलाने के लिए केवल एक आखिरी डिवाइस चाहिए, जो कि एक आर्मेगेडॉन डिवाइस था। अगले दिन स्कूल में बन टैलेंट शो की प्रैक्टिस में कुछ लड़कियों से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाती है। गोन बीच में आकर अपने समर मैजिक परफॉर्मेंस की बातें कर रही थी और बन को खींच कर ले जाती है। बाद में बेन उदास होकर एक डाइनर पहुंचता है। वहां पर एक वेट्रेस डोरिस उसे मुस्कुराकर एक स्पेशल सेक बनाती है। बन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जल्दी कैश, जेटी और कुछ लड़कियां आकर उसे फिर से नीचा दिखाते हैं। इस बार बेन का सब्र टूट जाता है। वो ग्रैंडपा की चेतावनी भूलकर ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करता और ग्रे मैटर में बदल जाता है। छोटे से शरीर में वो डायनर की मशीन सब उठा करता है और अचानक सारे बोली खाने और अंडों से लथपथ हो जाते हैं। बाहर निकलते हुए बेन अपनी इस छोटी सी जीत पर काफी खुश होता है।
इसी बीच वेन अपने फोटोज अपलोड कर रही होती है और अचानक एक फोटो में उसे कुछ अजीब सा नजर आता है और झूम करने पर वो यान का चेहरा पहचान लेती है। वो तुरंत ही बेन को बताती है और दोनों मिलकर मैक्स को दिखाते हैं। मैक्स उसे देखते ही पहचान जाते हैं और बताते हैं कि यान दरअसल एक टाइम ट्रैवलिंग वॉर लॉर्ड है। 200 साल पहले ओरिजिनल प्लम्बर ने उसे पकड़ा था और उसका डिवाइस एक हैंड्स ऑफ आर्मेजेडॉन जब्त कर लिया था। यह डिवाइस डायमेंशनल रिफ्ट्स को खोल सकता है। तीनों एक सीक्रेट लैब की ओर दौड़ पड़ते हैं जहां पर यान को पहले से ही कैद किया गया था, लेकिन वहां पर पहुंचकर वह देखते हैं कि जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहां का गार्ड्स जेकब अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और मरने से पहले वो उन्हें चेतावनी देता है कि वो एलियन यान डिवाइस खोज रहा है और अब उसे ओमनीट्रिक्स के बारे में भी पता चल गया है। जेकब के बताए अनुसार वो तीनों एक साधारण सी दिखने वाली हार्डवेयर स्टोर में पहुंचते हैं। बन को शक होता है कि मैं तो यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन मैक्स तभी एक छिपा हुआ रास्ता एक्टिवेट करते हैं और अचानक ही एक अंडरग्राउंड एलिवेटर रिवील होता है। जैसे ही वह नीचे प्लम्बर्स की गुप्त फैसिलिटी में पहुंचते हैं, एक एलियन स्पाई उन्हें देख लेता है और यान को सूचना देने दौड़ पड़ता है। मैक्स बताते हैं कि अब केवल कुछ ही प्लम्बर्स बचे हैं। अंदर पहुंचकर बेन और ग्वेन दंग रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो वेट्रेस डोरीज भी एक प्लम्बर है, और हैरानी की हद तो तब पार हो जाती है जब उनका प्रिंसिपल वाइट भी वहां पर मौजूद था। प्रिंसिपल बेन की ओर देखकर कहता है कि माफ करना, उस दिन तुम्हें सजा देनी पड़ी। बेन और ग्वेन दोनों हक्के बक्के थे। प्रिंसिपल एक बड़ा सा मशीन एक्टिवेट करता और पूरी टीम और भी गहराई में उतरती है जहां सदियों से छुपा कर रखा गया था। डे हैंड्स ऑफ आर्मेजेडॉन डिवाइस अंडरग्राउंड बेस शहर के नीचे बहुत दूर तक फैला था। बेन काफी हैरानी से कहता है कि वाह, इतनी बड़ी फैसिलिटी सिर्फ इस रिलिक को बचाने के लिए। मैक्स उन्हें रिलिक की ओर ले जाता है तो बेन पूछता है कि अगर यह चीज अर्थ के लिए इतनी बड़ी खतरा है तो आपने इसे नष्ट क्यों नहीं किया। डोरिस बताती है कि सदियों से प्लम्बर ने कोशिश की है, लेकिन हैंड्स किसी भी वेपन से नष्ट नहीं हुए। प्रिंसिपल वाइट आगे कहता है कि पहली बार जब हमने कोशिश की तो उसकी एनर्जी से ग्रैंड कैनन बन गया था। दूसरी बार शिकागो फायर हुआ था और यही वजह है कि हम इसे सिर्फ सुरक्षित ही रख सकते हैं, इसे नष्ट नहीं कर सकते। बेन अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और बाकी सभी की तरफ देखकर कहता है, तो फिर हमारा सिर्फ एक ही काम है, यह सुनिश्चित करना कि यान कभी इस रिलिक का इस्तेमाल ना कर पाए। सालों पहले तुम लोगों ने उससे लड़ाई की थी, लेकिन अब तुम सब बूढ़े हो चुके हो। दुनिया को बचाने के लिए किसी खास इंसान की जरूरत है और वो इंसान मैं हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वो अभी ऐसा कह ही रहा था कि तभी अचानक अलार्म तेजी से बजने लगते हैं। पूरे अंडरग्राउंड बेस में रेड लाइट्स चमकने लगती है और साफ संकेत था कि यान आ चुका था। प्लम्बर अपने वेपन्स उठा लेते हैं और सरफेस पर डिफेंस के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगले ही पल एलियन का झुंड घुसता और फैसिलिटी की गलियारों में एक भीषण बैटल शुरू हो जाता है। हर तरफ ब्लास्ट चीखें और गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच यान चुपचाप अपनी चाल चलता है। वो पीछे से निकलता है और एक प्लम्बर को बेरहमी से मार गिराता है और सीधे हैंड्स ऑफ आर्मेजेडॉन तक पहुंच जाता है। वो अपने दोनों हाथ रेलिक पर रखते ही अपनी ऊर्जा उसमें डालने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर कांपने लगा था और एक्टिवेशन नाकाम रहता है। यान गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसकी पावर अभी भी बहुत कमजोर थी। इधर वहीं बन ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन यान उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो अचानक एनर्जी सर्च छोड़कर ओमनीट्रिक्स को जैम कर देता है, जिससे बेन काफी दर्द से कराता है। यान तुरंत ही झपट कर उसे पकड़ लेता है और जमीन पर घसीटते हुए बेस से बाहर ले जाता है, जबकि अंदर बाकी प्लम्बर एलियन से जूझते रहते हैं। बाहर वो ओमनीट्रिक्स को छेड़छाड़ करने लगता है जैसे उसकी सेटिंग्स को वो हैक कर रहा हो, लेकिन बेन किसी तरह उसके पकड़ से छूटकर भाग निकलता है। उसे नजदीक में खड़ी एक बाइसल दिखाई देती है तो वह उस पर चढ़कर पूरी ताकत से पैडल मारता है। यान उसका पीछा करता है और गाड़ियों को हवा में उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और पूरे सड़क पर तबाही मच जाती है। एक जगह यान दो भारी कारों को एक साथ उठाकर बेन को उनके बीच कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन बेन बहुत ही मुश्किल से उससे बच निकलता है और एक तंग गलियों में मुड़ जाता है। तभी सामने एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आती है और घबराकर बेन ओमनीट्रिक्स पर बार बार हाथ मारता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता और यान भी अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज गूंजती है कि अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर बेन हांफते हुए पूछता है, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था तो तुम जिंदा कैसे हो? तो यान मुस्कुराकर कहता है कि मैंने तो बस मौत का नाटक किया था। वो छोटा सा ट्रिक तुम्हारी पावर्स को जांचने के लिए काफी थी और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तभी बन पर हमला करने से ठीक पहले अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वह भी एक प्लम्बर था। उसके हाथों में पुराना सा वेपन था जिससे वह इयान पर ब्लास्ट करता है। इयान पीछे हटने पर मजबूर हो गया था तो बेन चौंक कर उस बूढ़े को देखता है। इयान दोबारा हमला करने ही वाला होता है, मगर बूढ़ा उसे घूर कर सिर्फ इतना कहता है कि घर जाओ। बेन किसी तरह अपनी बाइसाइकिल पर भागता है और देर रात थका हारा अपने घर लौटता है और जैसे ही वह बिस्तर पर गिरता है उसकी आंखें लग जाती हैं, लेकिन नींद के बीच में वह देखता है कि उसके कमरे में पहले से ही ग्रैंडपा खड़े हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित था। बेन उठकर बताता है कि एक बूढ़े आदमी ने उसे बचाया और कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है
उसे रोका नहीं जा सकता और किसी तरह वह खुद इसमें बंधा हुआ है। बेन आगे कहता है कि प्लम्बर मानते हैं कि यान को ओमनीट्रिक्स की जरूरत है हैंड्स ऑफ आर्म में जर्डोन एक्टिवेट करने के लिए, और इसी वजह से वो उसके पीछे पड़ा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें इस शहर से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ। बन तुरंत इसके लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं भागूंगा नहीं। अगर यान को अपनी ट्रिक्स चाहिए तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ लेगा, तो बेहतर है कि मैं उसका सामना करूं और प्लम्बर मेरे साथ खड़े होंगे। मैक्स लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम भी इन एलियंस के बार में फंसो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता और दादी को इससे दूर रखा, लेकिन तुम्हें रोकना असंभव था। फिर भी मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें खरोच तक नहीं लगने दूंगा। बन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि चिंता मत करो ग्रैंडपा, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा, और वह फिर से गहरी नींद में चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बन पर प्लम्बर्स नजर रख रहे होते हैं। जिम की क्लास में प्रिंसिपल खुद ही उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी या किसी प्लम्बर की मदद चाहिए तो बस इशारा कर देना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले जिम के दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं। एक धमाके के साथ प्रिंसिपल हवा में उछलकर सीधा बास्केटबॉल हुप में जा गिरता है, और अब यान वहां पर आ चुका था। उसकी एनर्जी की लहरें पूरे हॉल में फैलती हैं। ओमनीट्रिक्स जोर जोर से चमकता है और मैलफंक्शन करने लगता है। बन भागता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे चारों तरफ हमेशा इतने प्लम्बर्स घूमते रहते हैं कि मैं कभी जाकर भी तुमसे अकेले में बात नहीं कर सका, लेकिन आज मैं तुझे तेरा फ्यूचर दिखाता हूँ। यान ओमनीट्रिक्स को जोर से पकड़कर छेड़छाड़ शुरू करने लगता है। बेन किसी तरह से फायर अलार्म खींच देता है, जिससे अचानक हॉल में काफी अफरा तफरी फैल जाती है, और मौके का फायदा उठाकर वो यान को मुक्का मारता है और ओमनीट्रिक्स पर हाथ जमाता है। इस बार उसका डिवाइस रिसाउंड करता है और बन डायमंड हेड में बदल जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। यान एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन डायमंड हेड अपने क्रिस्टल शील्ड से उन्हें रोक लेता है। फिर वो स्पाइक्स फेंक कर यान को पीछे धकेलता है। यान जमीन पर गिरकर हंसता है। वह कहता है कि तुमने अलार्म बजा दिया, अब सारे बच्चे तुम्हें देखेंगे। बन चौंक कर रुक जाता है। जिम के दरवाजे खुलते हैं और स्टूडेंट्स अंदर दौड़ते हुए आते हैं। यान इस मौके का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। बन जल्दी से भागकर लॉकर रूम में छिप गया था और ग्वेन बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो वापस आता है तो वह बताता है कि वह मुझे ढूंढ चुका है और वह चाहता है कि मैं उससे अकेले में मिलूं, और अब मैं भी यही चाहता हूं कि इसका अंत फेस टू फेस ही हो। गोन यहां पर जिद करती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। उसी रात बेलवुड के सुनसान कोने में बेन और ग्वेन यान का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्वेन कहती है कि तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकती, इसमें तुम सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाओगे। बन जवाब देता है कि मैं भागते भागते अब थक चुका हूं, अगर तुम डरती हो तो घर चली जाओ, लेकिन इस बार मैं इसका अंत करके ही रहूंगा। मैं अपने सिटी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अचानक ही उनके पीछे से मैक्स आ जाता है। वो कहता है कि यह बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है। क्या तुम सच में सोचते हो कि अकेले उसका सामना करोगे और जिंदा लौट आओगे? लेकिन इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, अचानक उनका रस्ट बकेट वैन हवा में उठकर दूर जा पटकता है। इयान के एलियन उन्हें घेर लेते हैं और सबको पकड़कर इयान के पास ले आते हैं। उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है। दूसरे कमरे में बाकी प्लम्बर्स भी कैद थे, और तभी इयान की हंसी गूंजती है और वो उनके सामने आता है। वो कहता है कि ओमनीट्रिक्स तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए ट्रांसफॉर्म करता है ताकि एलियन डीएनए तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल ना कर ले, लेकिन मैंने इसका रिसर्च किया है और अब मैं अपना डीएनए तुम्हारे साथ हमेशा के लिए मर्ज कर दूंगा और हम दोनों एक ही बन जाएंगे, और तुम्हारे जरिए ही मैं अपनी रेसेस को समय की कैद से मुक्त करूंगा। हम कभी वो माइटी वॉरियर थे जिन्होंने यूनिवर्स पर राज किया था। हमारी शक्ति की भूख ने हमें कैद में डाल दिया, लेकिन अब हैंड्स ऑफ आर्मेजेड उनके सहारे मैं वापस लौटूंगा। मेरा शरीर कमजोर है, इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर पुनर्जन्म लूंगा। बेन गुस्से से चीखता है और कहता है कि यह कभी नहीं होने वाला, लेकिन यान ओमनीट्रिक्स को मजबूर करता है। डिवाइस हरे रंग में चमकता है और डीएनए इंजेक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाता है। बन चीख उठता है और उसका शरीर बदलने लगता है, और कुछ ही सेकंड में बेन वहां से गायब भी हो जाता है, और उसकी जगह अब खड़ा था यान, जो कि अब ओमनीट्रिक्स से इन्फ्यूज होकर कहीं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। वो तुरंत ही हैंड ऑफ एयर मेजेडोन एक्टिवेट करता है और आसमान में पोर्टल खुल जाता है, और एलियन शिप्स जो सदियों से टाइम लूप में फंसे थे वो बाहर निकलने लगते हैं। ग्वेन किसी तरह छिपा हुआ लेजर टूल निकालकर अपने आप को और मैक्स को आजाद करती है। मैक्स यान पर हमला बोलता है ताकि उन्हें वक्त मिल सके। उसी दौरान प्रिंसिपल भी प्लम्बर्स को आजाद करता है और पूरी फैसिलिटी एक जबरदस्त युद्ध में बदल जाती है। मैक्स एनर्जी पोलैरिटी का इस्तेमाल करके हैंड्स बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसे शॉक लगता है और वह जमीन पर जा गिर पड़ता है। इयान वहां पर खड़ा होता है। ग्वेन रोते हुए चिल्लाती है कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें वापस आना ही होगा, लेकिन बन जो अब यान के कंट्रोल में था वह हमला करता है। ग्वेन यहाँ पर लगातार उसे आवाज देते रहती है कि ग्रैंडपा को हमारी जरूरत है, दुनिया को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। बेन उसके अंदर ही अंदर काफी संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखों में चमक आती है और आखिरकार वो यान के कंट्रोल से बाहर निकलता है और एलियन सोल्जर को पछाड़ देता है।
लेकिन यान अब अपने असली रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है और ओमनीट्रिक्स की पावर के साथ पहले से वह कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था। मैक्स लगभग गिर चुका होता है। वो कहता है कि शहर को बचाने के लिए मुझे खुद की कुर्बानी देनी होगी, लेकिन बेन किसी तरह ग्रैंडपा को प्लम्बर्स की मदद से एनर्जी फील्ड से खींचकर बचा लेता है। हैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है और एलियन शिप वापस टाइम लूप में खींचे चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अचानक ही ग्वेन कहती है कि टैलेंट शो में हमें परफॉर्म करना है। बनकर कराते हुए कहता है कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। प्रिंसिपल मुस्कुराकर उन्हें वहां पर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन अभी समय फ्रीज हो गया था। यान अब भी जिंदा था। वो बेन को दूर फेंकता है, लेकिन बेन इस बार वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों की आखिरी लड़ाई शुरू होती है और यान के हमले को चकमा देते हुए वाइल्ड मट उसे हैंड ऑफ आर्म जेडन पर धकेल देता है, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और यान हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। बेलवुड की बिजली कुछ पल के लिए झपकती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। इधर टैलेंट शो में एक्ट चल रहे होते हैं। ग्वेन अपने मैजिक ट्रिक्स शुरू करती है, लेकिन बेन अब तक पहुंचा नहीं होता। तभी वाइल्ड मट स्टेज पर कूदकर उसकी मदद करता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है और ठीक उसी वक्त बेन रिवर्ट होकर पर्दे के नीचे से बाहर आता है और ग्वेन के साथ परफॉर्मेंस में शामिल हो जाता है। सारे दर्शक पागलों की तरह चीयर करते हैं और कैश और जीटी हैरान रह जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि बन सचमुच में वाइल्ड मट को जानता है। आखिर में विनर्स की घोषणा होती है। बेलवुड सिस्टर्स पहला स्थान जीतती है, जबकि बेन और ग्वेन दूसरे स्थान पर आते हैं। ग्वेन जिससे थोड़ी नाराज थी, लेकिन बेन मुस्कुराकर कहता है कि हमने सिटी को बचाया है, यह हर कोई नहीं कर सकता। उनके पेरेंट्स खुश होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। मैक्स पूरे परिवार को डिनर पर ले जाता है और बेलवुड अब एक बार फिर से सुरक्षित हो चुका था। उनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी